गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज मनीष वंशी। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आज से आपका जनवरी 1 है, आपकी जो एलएलबी थर्ड ईयर है उसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सेकेंड ईयर का रिजल्ट आप सभी का बेटर रहा हो। और साथ में मैंने पिछले टाइम में जो भी सेकेंड ईयर की वीडियो डाली हैं आप इनको अपने जूनियर्स जो भी हैं उनको शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो आपका ये पेपर है साक्ष्य विधि यानी द लॉ ऑफ एविडेंस, इसकी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे आज पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलो उसको देख लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है साक्ष्य विधि की परिभाषा और इसके प्रकार यानी डेफिनेशन ऑफ एविडेंस एंड इट्स काइंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें परिचय देखेंगे, इसका इसकी परिभाषा, इसके अंतर्निहित सिद्धांत क्या है इसमें ये देखेंगे, इसके प्रकार और साक्षी के प्रकार। एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो सेकेंड ईयर की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने डाली थी वो आपकी मैंने विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर डाली थी। तो समझाने में क्या थोड़ा जल्दबाजी मैंने की थी, जिससे क्या मेरे पास भी प्रॉपर टाइम नहीं था। तो लेकिन मैं आपकी ये थर्ड ईयर में कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सही तरीके से आराम से इजीली समझा पाऊँ, जिससे आपकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं हम यहाँ पर यानी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो साक्ष्य जो होता है किसी भी मामले में एक स्थान पर या उसके जो भी मामला है उसके संदर्भ में एक निश्चय पर एक निर्णय पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि हम किस निष्कर्ष पर न्यायालय किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा उस निष्कर्ष का निर्धारण उस निर्णय का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय करता है। और साक्ष्य जो है इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसी भी मामले में साक्ष्य मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि जो भी मामला है या जो भी कोर्ट में जो भी कथन चल रहे हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और एक बात यह है कि हम केवल संदेह पर्याप्त को हम साक्ष्य नहीं मान सकते हैं। इसमें ये बात भी महत्वपूर्ण है, ये बात समझने वाली है कि हमें किसी पर संदेह है, संदेह के आधार पर हम उसको साक्ष्य के रूप में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कौटिल्य का एक कथन है। कौटिल्य ने यहाँ पर ये कहा है कि साक्ष्य द्वारा यानी जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो साक्ष्य जो हैं किसी भी मामले में संदेह से परे होने चाहिए, संदेह से परे होने चाहिए। यानी साक्ष्य जो हैं उन पर किसी भी जो भी विटनेस है उसको ये संदेह नहीं होना चाहिए कि ये सत्य है या असत्य है, इस प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। यानी वो सत्य असत्य सिर्फ इस संदेह से परे होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि वो घटना हुई है या नहीं हुई है। तो कौटिल्य का ये कथन है कि जो भी साक्ष्य हैं वो संदेह से परे होने चाहिए, ठीक है, किसी तभी उसको व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब इसमें एक रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ का मामला है। इसमें यह कहा गया था कि जो साक्ष्य जो है मुख्य रूप से जो न्यायालय है न्यायालयों को एक मार्ग प्रशस्त कराता है। साक्ष्य क्या है कि किसी भी मामले में न्यायालय को क्या निर्णय देना है उसके संदर्भ में उसको एक तरह का मार्ग प्रशस्त कराता है। ये हमको रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ के मामले में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना साक्ष्य की परिभाषा यानी एविडेंस, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द जो है एविडेयर उससे निकला है। यानी लैटिन भाषा में साक्ष्य को एविडेयर कहते हैं, जिसको आंग्ला भाषा में इसका ये एविडेंस बन गया। एविडेयर का ये क्या बन गया, एविडेंस बन गया। और इस आंग्ला भाषा यानी इंग्लिश भाषा से ही हिंदी रूपांतरण करके इसको हम साक्ष्य के रूप में जानते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, आपका जाना जरूरी है। इसके संदर्भ में अब जो टेलर हैं उन्होंने एक परिभाषा दी है। उन्होंने ये कहा है कि वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करें, बहस को छोड़कर साक्ष्य बताया उन्होंने, इनको साक्ष्य कहा है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विधिक साधन कि वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध प्रस्तुत करते हैं, उसको बताते हैं कि ये जो भी तथ्य सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर विधिक साधन क्या हो सकते हैं, ये बात समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो टेलर ने कहा कि वे सभी विधिक साधन यहाँ पे साक्ष्य भी हो सकते हैं। वो साक्ष्य कौन से हैं, मौखिक हो सकते हैं, जिनको आप आगे चल के देखेंगे, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है। और इस साधन में आपका न्यायालय भी आ जाता है, न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी मिला करके
जो एक घटनाक्रम का जो विस्तार प्रस्तुत किया जाता है वो विधिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए टेलर ने कहा है कि वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य जो भी तथ्य है उसको सिद्ध या असिद्ध करें। यानी तथ्य कौन सा, ये हो सकता है, तथ्य का मतलब ये हो सकता है कि का ने खा की हत्या की है, तो का ने खा की हत्या की, ये एक तथ्य है। अब जितने भी इसके संदर्भ में साक्ष्य तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे या साधन प्रस्तुत किए जाएंगे वो सभी साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। और यहीं पर सामंत ने एक डेफिनेशन दिया है। सामंत द्वारा जो डेफिनेशन दी उन्होंने कहा है कि सभी कथन यानी कथन जिससे प्रमाण देने की शक्ति हो साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। यानी जितने भी कथन होंगे चाहे वो मौखिक हों चाहे वो मौखिक हो या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो या किसी अन्य रूप में जिसे न्यायालय ग्रहण करे, वो सभी लेकिन उन्होंने प्रमाण देने की शक्ति होनी चाहिए। वो ये बताने के सक्षम होनी चाहिए कि जो भी बात है वो सत्य है कि असत्य है, वो साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। यानी उन्हें प्रमाण देने की शक्ति होनी चाहिए। ये आपने सामंत ने कहा है साक्ष्य के संदर्भ में। ठीक है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में भी इसको परिभाषित किया गया है। तो उसके अंतर्गत क्या कहा गया है, मुझे भी क्या कहा गया है साक्ष्य के संदर्भ से भी देख लेते हैं। धारा 3 ये आपको याद रखना है कि आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया है। इससे अभिप्रेत ये है कि क्या, कि वे सभी मौखिक कथन, यानी वे सभी मौखिक कथन, ठीक है, जो न्यायालय के समक्ष साक्षियों के द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है। अनुज्ञा का मतलब यहाँ पे परमिशन। ठीक है। तो न्यायालय के समक्ष वे सभी मौखिक कथन साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं जो न्यायालय से अपने समक्ष प्रस्तुत करने की परमिशन देता है साक्षियों के द्वारा, यानी जो भी विटनेस होते हैं उनके द्वारा ये दिए जाते हैं। इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि सभी दस्तावेजी साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं, एक तो मौखिक कथन हो गए और दूसरे आपके दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से साक्ष्य के संदर्भ में आपका एक तो मौखिक कथन और एक दस्तावेजी साक्ष्य, इनको मुख्य रूप से धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य का रूप दिया गया है। ठीक है। अब इस संदर्भ में एक केस है घनश्याम किशोर वाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था उसने ये कहा समाचार पत्र की जो रिपोर्ट है उसको भी साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल मान लिया था। तो ये निर्भर करता है कि देखिए एक ये भी चीज है कि शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है, फिर भी न्यायालय कभी कभी इसको साक्ष्य मान लेता है, ऐसी अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा करता है कि इसको साक्ष्य के रूप में या उसके समानांतर रूप में देख लिया जाता है जिससे हम एक निश्चय तक पहुंच सकें। तो ये सब बातें क्या है, न्यायालय के विवेक पर निर्णय निर्धारित करती हैं कि वो किसी बात को साक्ष्य के रूप में देखे या ना देखे। ठीक है। तो ये घनश्याम किशोर वाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक मामला है जिसमें समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी एडमिसिबल कर लिया था। तीसरा पॉइंट जो अपना वो है अंतर्निहित सिद्धांत, यानी साक्ष्य के संदर्भ में अंतर्निहित सिद्धांत क्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला इसमें यह है कि साक्ष्य तथ्य तक सीमित होना चाहिए, यानी जो भी साक्ष्य हैं वो तथ्य विशेष तक सीमित होने चाहिए, यानी उसमें अनावश्यक बातें ना हो। यानी मैंने पहले ही बताया था कि तथ्य ये है कि का ने खा की हत्या की है। तो ये एक तथ्य है कि का ने खा की हत्या की है। अब इसको प्रस्तुत करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसके संदर्भ में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे वो का खा दोनों से ही संबंधित होने चाहिए। किसी गा घा यानी अगर गा से भी संबंधित है तो वो इस तथ्य से संबंधित हो, अनावश्यक रूप से नहीं होने चाहिए। तो ये एक अंतर्निहित सिद्धांत है कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो तथ्य तक ही सीमित होने चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि अनुश्रित साक्ष्य ग्राही नहीं होंगे, यानी जो भी अनुश्रित साक्ष्य हैं उनको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा न्यायालय में, इनको माने नहीं किया जाएगा। अनुश्रित साक्ष्य का मतलब है सुने सुनाए, यानी किसी ने किसी से कोई बात सुन ली तो वो न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकता है कि का ने खा की हत्या की है तो मैंने ये बात सुनी थी। सुनने मात्र से यहाँ पर का को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य जारी किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की तीसरी बात यह है कि जो कोई भी मामला हो जाता है, यानी जैसे का ने खा की हत्या की है, तो इसके संदर्भ में जो भी सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता है उस साक्ष्य को प्रस्तुत की जाने की अपेक्षा की जाती है न्यायालय द्वारा। ठीक है। अब इसमें एक स्टीफन का भी मत है, जो स्टीफन है उनका भी मत है कि साक्ष्य
मत है कि साक्ष्य जरूरी है कि कौन से तथ्य, साक्ष्य के लिए जरूरी है कि कौन से तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये स्टीफन के मत में हमें बताया गया है। और साक्ष्य किस प्रकार का है, ये बात महत्वपूर्ण है। तथ्य किसके लिए तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यानी वो एक सबसे पहले तो ये बात है कि जो साक्ष्य जो हैं वो कौन से तथ्य के लिए हैं, ठीक है, किस प्रकार के साक्ष्य हैं, किसके लिए तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ठीक है, और किसके द्वारा, यानी जो भी हमारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, स्टीफन का मत है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं, साक्ष्य के प्रकार, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अपना इसमें साक्ष्य के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है? तो प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वयं इंद्रियों से उसका बोध होना चाहिए, आँख, कान, नाक, प्रत्यक्ष रूप से इसका आभास होना चाहिए, तब उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाएगा। यानी स्वयं इंद्रियों से जो भी साक्षी है उसको स्वयं इंद्रियों से इसका आभास होना चाहिए, बोध होना चाहिए, ठीक है। अब धारा 60 के संदर्भ में इसमें कुछ बात कही गई है, तो हम धारा 60 को भी देख लेते हैं। तो धारा 60 में ये कहा गया है कि जो भी मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। यानी धारा 60 में ये कहा गया है कि जो मौखिक साक्ष्य जो होते हैं, जो न्यायालय में कोई जाकर कहता है कि मैंने देखा था, तो अपनी प्रत्यक्ष रूप से मौखिक रूप से न्यायालय में जाके अपनी साक्ष्य दे रहा है कि कान ने खा के हत्या की है। तो यहाँ पर ये जो मौखिक साक्ष्य है, यानी अगर गा व्यक्ति ने देखा है, वो न्यायालय में जाके मौखिक रूप से इस साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहा है, तो गा द्वारा ये देखा हुआ होना चाहिए घटनाक्रम प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो ये धारा 60 में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। उदाहरण हम देख लेते हैं कि मारपीट करते समय, जैसे मैंने बताया, गा ने देखा था का को कि का खाकी मारपीट कर रहा था, तब वो जाके उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा, तब वो न्यायालय में जाके कह सकता है। अगर गा को कोई और व्यक्ति बताए, कहीं से सुने, तब इस चीज को नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये धारा 60 में इसके बारे में बताया गया है। अगला है अपना परिस्थितिजन्य साक्ष्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी इसमें प्रत्येक साक्ष्य उपलब्ध, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तब हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले तो न्यायालय कोशिश करता है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष साक्ष्य होते क्या है? ये घटना स्थल के सबूत होते हैं, घटना स्थल के सबूत होते हैं। यानी मान के चलो का ने खा की हत्या एक जंगल में की थी, ठीक है, एक जंगल में की थी। तो अब उस जंगल में, जहाँ उस जगह की थी, तो उस जंगल के पेड़ पौधों से या जमीन पर वहाँ पे हत्या के कुछ सामान मिल जाए, हत्या से संबंधित हथियार मिल जाए, या फिर जैसे कपड़ा मिल जाए जिसमें खून लगा हुआ हो, जिसने फेंक दिया उतार करके, इस प्रकार के परिस्थितियों के अनुसार साक्ष्य मिल जाए, उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत पीवी द्वारा एक महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये कहा गया है, पीवी द्वारा ये कहा गया है कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है वह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक साक्ष्य का अच्छा उदाहरण बताया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी गवाह जो होता है, गवाह झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। ये पीवी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके संदर्भ में केस है चतर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सबसे पहले उन्होंने दो बात इसमें महत्वपूर्ण बताई है कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो संदेह से परे होने चाहिए। यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी जो हो वो संदेह से परे हो, और उनका घटना से निकटतम स्थान होना चाहिए, घटना से निकटतम स्थान होना चाहिए। कि मान के चलो कि ये जो जगह, ये जो परिस्थिति है, जो भी स्थान है, ये एमपी में है, ये एमपी में है। अब का की हत्या जो है, मान के चलो राजस्थान में कर दी, क्योंकि एमपी और राजस्थान लगे हुए, राजस्थान में कर दी। तो ये घटना स्थल जो है, इनमें निकटतम संबंध का अभाव देखने को मिल रहा है, क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। परिस्थिति जो भी साक्ष्य परिस्थितिजन, उनका घटना से निकटतम संबंध होना चाहिए। अगला है अपना प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस। इसमें क्या है कि न्यायालय ने इनको सर्वोत्तम दृष्टि से, प्राइमरी साक्ष्य को सर्वोत्तम दृष्टि का साक्ष्य माना है, ठीक है। क्यों माना है? क्योंकि मामले के मूल दस्तावेज होते हैं, इसलिए न्यायालय ने इसको सर्वोत्तम साक्ष्य का दर्जा दिया है। जैसे कि भूखंड के विवाद में, यानी किसी की जमीनी विवाद पड़ जाता है, तो उसमें अगर मान के चलो का और खा के बीच जमीन का कोई विवाद है, का और खा का जमीन का विवाद है, और का द्वारा न्यायालय के समक्ष उस भूखंड या उस जमीन के जो भी कागजात हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो वो एक तरह से प्राइमरी साक्ष्य के अंतर्गत माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मूल दस्तावेज हैं उसकी जमीन के। चलिए अगला देखते हैं गौण साक्ष्य।
अगला है आपका गौण साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य ना होने पर इनका सहारा लिया जाता है। जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तब इनका सहारा लिया जाता है। जैसे कि जमीन के कागज, प्रत्यक्ष रूप से जो भी कागज हैं वो नहीं है, तो ये गौण साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। कैसे? अगर इन कागजों की कोई भी प्रति हो, कोई भी प्रति हो, यानी जो मूल दस्तावेज है उसकी प्रतियां होती हैं या उसकी नकल जो होती हैं, उनको गौण साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। लेकिन इनको न्यायालय इन पर कम विश्वास करता है, यानी इन पर संदेह बना रहता है। न्यायालय पूरी तरह से विश्वास नहीं करता इन गौण साक्ष्यों पे। अगला है अपना वास्तविक साक्ष्य यानी रियल एविडेंस, जिन्हें देखने मात्र से यानी देखने मात्र या ज्ञान इंद्रियों से ही आभास हो जाता है कि वो वास्तविक साक्ष्य हैं। उदाहरण का ने खा की हत्या कर दी। ठीक है, अब का ने खा की हत्या कर दी, का ने खा की हत्या कर दी, तो का के विरुद्ध क्या है? एक तलवार या रक्त जड़ित कपड़े जो का के द्वारा उसकी शर्ट पैंट जो भी जो पहनता वो हो सकते हैं, और तलवार है जो है वो प्रस्तुत कर दी जाती है कि देखिए इस तलवार से हत्या की है, ये इसके प्रकार से रक्त जड़ित कपड़े हैं। तो न्यायालय इनको देखने मात्र से ही, देखने से यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के बोध से ही ये पता लगा सकता है कि हाँ ये कार्य कारित हुआ है। तो इस प्रकार के साक्ष्यों को वास्तविक साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाता है। अगले साक्ष्य हैं अनुसृत साक्ष्य यानी हियरसे एविडेंस। ये साक्ष्य जो है विश्वास योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें आँख, कान, नाक यानी ज्ञानेंद्रियों की बोध इनमें नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष रूप से इनमें हमने ना तो देखा होता है, नाक से उसका बोध किया होता है, या कान से ना ही सुना होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक उदाहरण भी है कि का द्वारा खाकी चोरी के बारे में किसी अन्य से सुनना। ठीक है, तो खाने किसी अन्य से सुना, खाने खुद ना तो देखा है, ठीक है ना, एक तरह से उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों से उसका बोध नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम हियर से एविडेंस कहेंगे। अगला जो साक्ष्य है वो है अपना मौखिक साक्ष्य। अगला साक्ष्य है मौखिक साक्ष्य यानी न्यायालय में उपस्थित होकर बयान करना, उसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इस पर इस संदर्भ में एक केस है इसरार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि जो हितबद्ध साक्षी होता है, हितबद्ध साक्षी का मतलब ये है कि का और खा के विरुद्ध कोई भी बात चल रहा है। अब खा के लिए खा का कोई रिश्तेदार यहाँ पे एक तरह से गवाही दे, तो उसे हम हितबद्ध साक्षी कहेंगे। या एक तरह से संबंध होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनको हम हितबद्ध साक्षी कहते हैं। ठीक है, तो संबंधी जो होते हैं उनको हितबद्ध साक्षी कहा जाता है। तो इस मामले ये कहा गया था कि हितबद्ध साक्षी को केवल इस प्रकार से उसे अश्विनीयता कारण उसे मना नहीं कर सकते, यानी अगर किसी के साथ किसी का हितबद्ध है तो उसके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो इसी आधार पर हम मना नहीं कर सकते हैं कि उसका सगा संबंधी है, यानी अविश्वसनीयता कारण नहीं होना चाहिए, केवल उसका हित ही अविश्वसनीयता का कारण नहीं होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य में इस इसरार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में कहा गया था। अगला जो अपना साक्ष्य का जो प्रकार है वो दस्तावेजी साक्ष्य है। इसमें न्यायालय में पेश दस्तावेज किए जाते हैं, इसलिए इसको दस्तावेजी साक्ष्य में भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर न्यायालय ये कहता है कि आप अपनी जन्म तिथि या जन्म दिनांक जो भी इसको सिद्ध करो, तो उसके संदर्भ में आप स्कूल का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर दो, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है आपका न्यायिक साक्ष्य यानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही न्यायिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, और ये साक्ष्य सदैव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए होते हैं, इसलिए इसको न्यायिक साक्ष्य कहते हैं, जुडिशियल एविडेंस कहते हैं। अगला है आपका न्यायोत्तर साक्ष्य यानी न्यायालय के अलावा अन्य किसी स्थान पर, यानी न्यायालय के प्रांगण के अलावा अन्य किसी बाहरी स्थान पर कोई भी साक्ष्य दिया जाता है, उसे न्यायोत्तर साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे दोस्त से बातचीत करते समय अपने अपराध स्वीकारना या नींद में बड़बड़ाना, इस प्रकार के साक्ष्य को न्यायोत्तर साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाता है। अंतिम रूप से हम साक्ष्य के यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। तो साक्षी पुलिस साक्षी भी हो सकता है, यानी साक्ष्य संदर्भ में जो भी पुलिस संबंधी अधिकारी है या पुलिस है वो अपने बयान प्रस्तुत करता है, तो उसको हम पुलिस साक्षी के अंतर्गत देखते हैं। हितबद्ध साक्षी हम ये बता चुके हैं आपको कि जो भी कोई भी व्यक्ति होता है, अपराधी होता है, या फिर जिसमें मामला चल रहा होता है, उसका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार जो भी है, उसको बचाव के लिए नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि उसके संदर्भ में जो भी तथ्य है उसके संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, लेकिन वो उसका सही संबंधी होता है, उसको हम हितबद्ध साक्षी कहते हैं। ठीक है, संयोगिक साक्षी कौन होता है, यानी जो भी अगर कोई घटनाक्रम है उस पर संयोगवश कोई व्यक्ति आ पहुंचा, उसने उस प्रकार की घटनाएं देख ली और वो अपने बयान करता है, उस प्रकार के संयोगवश यानी बाई चांस जो भी व्यक्ति आ जाता है उसको हम संयोगिक साक्षी के रूप में देखते हैं। पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है, पक्षद्रोही साक्षी हम ये कहते हैं कि जो भी अपने पक्ष को छोड़कर विपक्षी पक्ष के लिए अपने पक्ष के विरुद्ध में अपने बयान देता है, उसको हम पक्षद्रोही साक्षी के रूप में देखते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थी हम आपकी आज की वीडियो। हमने इसमें देखा था कि एविडेंस किसे कहते हैं, एविडेंस के प्रकार क्या हैं, साथ में लास्ट में हमने देख लिया कि साक्ष्य के प्रकार क्या हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।